हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 9 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DRDO। तो फ्रेंड, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल सिस्टम के उत्पादन की मंजूरी दी है। और फ्रेंड, DRDO ने यह घोषणा की है कि विकास एवं उत्पादन भागीदार एक कार्यक्रम के तहत होगी और इस कार्यक्रम के तहत VLSRSAM यानी कि वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल होगी। तो फ्रेंड, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहते हैं, स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है DRDO की। तो DRDO से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, DRDO ने 26 जनवरी 2021 को सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG का न्यू जनरेशन, जिसे उड़ीसा तट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और वहीं DRDO ने एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण भी हाल ही में किए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि RXIL किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए MSME। तो फ्रेंड, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जो MSME के कार्यों से जुड़ा हुआ है। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और फ्रेंड, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया MSME के लिए इनवॉइस डिस्काउंट प्लेटफॉर्म है और यह RBI द्वारा मान्यता प्राप्त एक ट्रेड्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर 7000 से अधिक पंजीकृत MSME हैं और इसने 2017 में लॉन्च होने के बाद से 5 लाख से अधिक चालान की भी प्रोसेसिंग की है। तो फ्रेंड, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा तक होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन यानी कि टर्नओवर भी एक सीमा के अंदर ही होता है और किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। MSME का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इसके राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। और इस समय भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की लगभग 36.1 मिलियन यूनिट लगी हुई है और वर्तमान में MSME ने भारत में 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिलाया है। साथ ही MSME भारत के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान भी देता है और साथ ही MSME भारत के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पादन में भी 6.11% का योगदान भी देता है और सेवा क्षेत्र में मिलने वाली GDP में 25% का योगदान भी देता है। और साथ ही इस क्षेत्र ने लगातार 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को भी बनाए रखा है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का लगभग 8% का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, अनामाया द ट्राइबल हेल्थ केयर कोलैबोरेटिव किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि अर्जुन मुंडा और डॉक्टर हर्षवर्धन के सहयोग से अनामाया द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और वहीं श्री अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने
संयुक्त रूप से 7 अप्रैल 2021 यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामया का शुभारंभ किया है और यह पहल पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा समर्थित है और अनामया विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को परिवर्तित करके भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने की एक बहुहितधारक पहल है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ट्राइबल्स एरिया की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय अंतर्गत कार्य करता है, इसने हाल ही में गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 18वां CSI SIG ई-गवर्नेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जनजातीय कल्याण के लिए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है, जिसमें पहला महाराष्ट्र में और दूसरा झारखंड में लॉन्च हुआ है। और हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विकास द्वारा एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंतन वैष्णव। तो हाल ही में चिंतन वैष्णव अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिकी डॉक्टर चिंतन वैष्णव, जिन्हें नीति आयोग के तहत सरकार के प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है और चिंतन वैष्णव इस महीने के अंत में रामानाथन रमनन से पदभार ग्रहण करेंगे और चिंतन वैष्णव वर्तमान में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT USA में है और उन्होंने MIT से टेक्नोलॉजी प्रबंधन और नीति में PhD की है। तो फ्रेंड, अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के अंतर्गत कार्यरत है और इस मिशन का उद्देश्य पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता के एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र को बनाना और उसको बढ़ावा देना है, जिसकी स्थापना के बाद से पिछले 4 वर्षों में अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलों ने उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की है और इस पहल ने अब तक 650 जिलों के स्कूलों में 7259 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है, जो कि 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में मदद प्रदान करती है। तो यह नीति आयोग की एक पहल है। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और नीति आयोग, जिसे 2015 के पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका CEO हैं अमिताभ कांत और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा कंपनियों ने किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IH2A। तो फ्रेंड, वैश्विक ऊर्जा कंपनियों ने IH2A से एक नया गठबंधन बनाया है। तो फ्रेंड, IH2A जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिया H2 अलायंस, जिस नाम से वैश्विक ऊर्जा कंपनियों ने एक गठबंधन तैयार किया है और इस गठबंधन बनाने की पहल रिलायंस इंडस्ट्री और चार्ट इंडस्ट्री के द्वारा शुरू की गई थी। तो इंडिया H2 अलायंस यानी कि IH2A मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण पर केंद्रित है और यह भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत है। तो फ्रेंड, इंडिया H2 अलायंस, जिसे मुख्य रूप से रिफाइनरियों, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और भारी शुल्क परिवहन उपयोग के मामले जैसे कि औद्योगिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार किया गया है और यह दबाव और तरलीकृत रूप में हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन के लिए एक मानक भी बनाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य है
भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, नीले और हरे हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण को विकसित करना, हाइड्रोजन उपयोग और औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण करना और हाइड्रोजन द्वारा संचालित ईंधन कोशिकाओं पर आधारित परिवहन को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड, इसमें बात आई है नीले हाइड्रोजन की। तो नीले हाइड्रोजन यानी कि ब्लू हाइड्रोजन, इसका निर्माण प्राकृतिक गैस के कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के विभाजन से होता है और यह स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग या फिर ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। और एक और हाइड्रोजन होता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो हाल ही में भारत द्वारा ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है। तो फ्रेंड, हाल ही में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की 6 अप्रैल 2021 को पहली बैठक संपन्न हुई है, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। चूँकि इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है, तो ब्रिक्स मेजबान के रूप में भारत की स्थिति, तो भारत वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स बैठक की मेजबानी करेगा और 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समूह की 13वीं शिखर बैठक है और यह तीसरी बार है जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रिक्स की, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था और फ्रेंड 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ और इससे पहले ब्रिक्स को ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स में वैश्विक जनसंख्या का 40% से अधिक और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 25% है और इसके साथ ही 2020 में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भी मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, मधु क्रांति पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो फ्रेंड, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं और इन्होंने शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी कि NBB की एक पहल मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, मधु क्रांति पोर्टल जो कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत राष्ट्रीय बी बोर्ड है और कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की एक पहल है और यह पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विकसित किया गया है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए तकनीकी और बैंकिंग सहयोगी इंडियन बैंक है और इस परियोजना के लिए NBB एवं इंडियन बैंक के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेत्रा कुम्मनन। तो हाल ही में नेत्रा कुम्मनन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है और नेत्रा कुम्मनन जिनकी उम्र 23 वर्ष है और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है और उन्होंने ओमान में एशियाई क्वालिफायर की लेजर रेडियल स्पर्धा में शीर्ष स्थान प्राप्त करके इस उपलब्धि को हासिल की है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ओलंपिक की, जिसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली है। तो टोक्यो ओलंपिक, इसका आयोजन 23 जुलाई से 28 अगस्त 2021 तक किया जाएगा और यह ओलंपिक पहले 2020 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, जिसका आयोजन पुनः 23 जुलाई से 28 अगस्त तक किया जाएगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ओलंपिक की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है
ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। गीता फोगाट, जिन्हें कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश प्लेयर हैं दीपिका पल्लिकल। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिंगल मुकाबलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं कृष्णा पूनिया। और इंग्लिश फुटबॉल लीग में पहली महिला रेफरी बनी है रेबेका वेल्च। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फातिमा रफीक जकारिया। तो हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार फातिमा रफीक जकारिया का निधन हो गया है। तो फ्रेंड, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार और शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और खैरुल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई की अध्यक्ष फातिमा रफीक जकारिया का हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें 2006 में शिक्षा के काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 1983 में पत्रकारिता के लिए सरोजिनी नायडू एकीकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण को लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया जाएगा और इस हिंदी संस्करण के विमोचन का आयोजन हरे कृष्ण महताब फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। और ओडिशा इतिहास के मूल संस्करण को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब के द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक मूल रूप से उड़िया भाषा में लिखी गई थी और ओडिशा इतिहास को हरे कृष्ण महताब ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कारावास के दौरान लिखी थी और 1942 से 1946 तक हरेराम मेहताब अहमदनगर फोर्ट में बंद थे और उन्होंने वहीं पर इस किताब को लिखी थी। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।